जय हिंद साथियों। आज हम बात कर रहे हैं 10th क्लास के 100% सिलेबस वाले बोर्ड पेपर की। 100% सिलेबस मतलब ईयरली एग्ज़ाम का हूबहू है। 100% सिलेबस वाला पेपर 4 भागों में डिवाइडेड होता है, यानी कि आपका जो ईयरली एग्जामिनेशन का पेपर होगा वो 4 भागों में डिवाइडेड होगा। पहला सेक्शन जो है वो होगा रीडिंग का, पहला और दूसरा पर्सन जो अनसीन पैसेज का होगा। पहले पैसेज में 6 प्रश्न होंगे जो पूरी तरह से अल्टरनेटिव होंगे। आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, उसी में से आपको आंसर छांटना है। अब ध्यान आपको ये रखना है कि अगर WH वर्ड से कोई क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो आप उसका उसी तरीके से रीज़न लिखें। अगर पर्सन हु, हुम या हुज से शुरू हो रहा है तो आप किसी पर्सन के बारे में लिखेंगे। विच से शुरू हो रहा है तो एनिमल या थिंग के बारे में लिखेंगे। व्हेन से शुरू हो रहा है तो टाइम के बारे में लिखेंगे। वेयर से शुरू हो रहा है तो जगह के बारे में लिखेंगे। वाई से शुरू हो रहा है तो जो पर्टिकुलर रीज़न होगा उसके बारे में लिखेंगे। हाउ से शुरू हो रहा है तो तरीका लिखेंगे। और व्हाट से शुरू हो रहा है तो विशेष जो स्थिति बनती है वो लिखेंगे। अब आपको ध्यान ये रखना है, अगर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो उसका आंसर आप यस या नो में देंगे। ध्यान रहे, जब आप आंसर लिखते हो तो आंसर उसी टेंस में होना चाहिए जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर कभी भी WH वर्ड से शुरू नहीं होता है। और जो अपना देसी तरीका है वो ये है कि जो भी क्वेश्चन में वर्ड है वो अगर पैसेज में कहीं किस लाइन में मिल रहा है तो वो लाइन हम लिख देते हैं। लास्ट जो प्रश्न होता है वो एंटोनिम, सिनोनिम या वन वर्ड का पूछा जाता है, तो आपको एक ही वर्ड में उसका आंसर देना है। एंटोनिम का पूछा है इसका मतलब अपोजिट पूछा है। अगर आपको उस वर्ड की हिंदी आती है तब तो ठीक है, अदरवाइज ऐसा कोई वर्ड ढूंढो जिसके शुरू में UN लिखा हुआ हो, अन लिखा हुआ हो, या फिर लास्ट में लेस लिखा हुआ हो। मोस्टली वो उसका एंटोनिम बनता है। अगर सिनोनिम का पूछा है तो जैसे अगर वर्ड के पीछे TY है तो TY वाला कोई वर्ड ढूंढो, LY है तो LY वाला, या ऐसा कोई वर्ड नहीं मिल रहा है तो ऐसा वर्ड ढूंढ लो जिसके पीछे फुल या नेस NESS वर्ड लिखा हुआ मिले, वो उसका एंटोनिम होता है। अगर वन वर्ड का है तो जो वर्ड पैसेज में बार बार यूज़ हो रहा है लगभग वही उसका वन वर्ड होता है। फिर जो दूसरा पर्सन है वो भी आपके अनसीन पैसेज का ही होगा, उसमें लगभग 9 क्वेश्चन होंगे जिनका उत्तर आपको देना होगा। वही बात है, लास्ट में एंटोनिम, सिनोनिम या वन वर्ड से पूछा जाएगा। फिर अगला सेक्शन जो है राइटिंग स्केल का, इसमें आपको लेटर, स्टोरी और पैराग्राफ पूछे जाएंगे। तीसरा प्रश्न है फिक्स है, जिसमें लेटर या ईमेल पूछा जाएगा। लेटर फॉर्मल या इनफॉर्मल हो सकता है। अगर इनफॉर्मल लेटर दे रखा है तो ईमेल होगा, फॉर्मल लेटर दे रखा है तो एप्लीकेशन भी हो सकती है। साथ में आपको प्रॉपर वे में लिखना है, लगभग फॉर्मेट लिखवा रखा है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है आपको। फिर चौथा जो प्रश्न है वो स्टोरी का होगा, कहानी लिखनी है। तो कहानियों में से ऐसे तो कहानियाँ बहुत सारी है लेकिन 3 कहानी इम्पोर्टेंट बनती है। एक तो ए बी एंड ए डव, मधुमक्खी और भागता वाली। दूसरी ऑनेस्ट वुड कटर वाली, ईमानदार लकड़हारा। और तीसरी बनती है वॉल्फ एंड लैम, भेड़िया और मेमना वाली। ये कहानी अपने को हिंदी में तो याद है। पर्सन में आपको आउटलाइन दे रखी होती है और आउटलाइन हमेशा प्रेजेंट टेंस में होती है, लेकिन अपने को जो कहानी लिखनी है वो पास्ट टेंस में लिखनी है। पास्ट टेंस में लिखने का मतलब हो गया कि अपने को मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ लेनी है। और अगर वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज़ ले रहे हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। इसका ध्यान रहे, लाइन टू लाइन आपको कहानी लिखनी है। जो भी आपको हिंदी में आपका कंटेंट क्लियर है उसको ट्रांसलेट करते रहो और लिखते रहो। फिर 5वां पर्सन पैराग्राफ से संबंधित आएगा। पैराग्राफ में वर्बल और विजुअल दोनों ऑप्शनल होंगे अथवा में दे रखे होंगे। तो वर्बल में जो इम्पोर्टेंट बनते हैं वो है गुड हेल्थ हैबिट्स
और सेव वाटर की जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हो सकता है, वाटर कंजर्वेशन भी हो सकता है। विजुअल में आपको कोई डायग्राम बना रखा होता है, उसका रेस्पॉन्स करना है विथ टाइटल। तो जो इम्पोर्टेंट बनते हैं, एक तो है ट्रैफिक सिग्नल से संबंधित, मान लीजिए रोड सेफ्टी का कोई भी कंटेंट, या अभी जो करंट चल रहा है चंद्रयान-2 वाला, क्योंकि 10th क्लास में ईयरली एग्ज़ाम में मोस्टली जो करंट अफेयर हैं 2-3 सालों से वही पूछे जा रहे हैं। जैसे कोरोना को लेकर पूछा गया है, उससे पहले कार पुलिंग वाला हुआ था वो पूछा गया था। तो अब की बार इस चंद्रयान सेकंड के चांस ज़्यादा बनते हैं, तो आपको ये पैराग्राफ याद करने हैं। फिर ये हो गए 2 सेक्शन। तीसरा सेक्शन जो ग्रामर का है, ग्रामर में फिक्स है, जो छठा पर्सन है वो टेंस से संबंधित पूछा जाएगा। टेंस वाले पर्सन में आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब जो ब्लैंक में भरनी होती है वो भरेंगे एडवर्ब के अनुसार। हर वाक्य में आपको पहले एडवर्ब देखनी है। एडवर्ब या तो वाक्य के शुरू में होती है, या वाक्य के अंत में, या फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद। उस एडवर्ब के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बनती है वो लगा दो। ध्यान रहे, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल 2 ऐसे टेंस है जिनके पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अगर प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है पॉजिटिव मतलब जिसमें ना तो नॉट यूज हुआ है और ना ही पीछे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब वो पॉजिटिव है। प्रेजेंट सिंपल का है तो आपको उसमें सीधी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। फिर देख लेना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज़ करना है। अगर पास्ट सिंपल का है और पॉजिटिव सेंटेंस है तो वहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं लगाना है, सीधी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है। फिर बात करते हैं 7वां जो पर्सन है वो इनडायरेक्ट स्पीच का होगा। डायरेक्ट स्पीच दे रखा होगा, उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ध्यान रहे, रिपोर्टिंग वर्ब में केवल से की फॉर्म चेंज करनी है, और वो भी आर एस के सेंटेंस के अनुसार। फिर प्रॉपर कंजक्शन वर्ड लगाओ, और आर एस में जो प्रोनाउन चेंज होता है उसको चेंज करो। टेंस चेंज हो रहा है तो वो चेंज करो। एडवर्बल चेंजेज ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस है तो वो चेंज करो। 8वां जो पर्सन है वो होता है वर्ब एग्रीमेंट का। तो ये फिक्स है, जिसको टेंस का पता है वो वर्ब एग्रीमेंट कर सकता है। टेंस और वर्ब एग्रीमेंट सेम ही चीज़ है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अगर एंड कंजक्शन वर्ड दे रखा है तब तो वो प्लूरल माना जाता है, और अगर किसी सब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन यूज हो रखा है तो जो मेन सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगती है। ये सीधा तरीका है। फिर 9वां जो पर्सन है वो पैसिव वॉइस का होगा। पैसिव वॉइस में आपको 5 रूल फॉलो करने हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना, हेल्पिंग वर्ब चेंज करना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, बाई या बाई के स्थान पर जो निर्धारित वर्ब्स के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन दे रखे होते हैं जैसे टू, एट, विथ, वो लगाकर सब्जेक्ट लिख दो, और उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड है तो वो लिख दो। अगर कोई प्रोनाउन है तो उसको सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव के हिसाब से चेंज कर दो। फिर 10वां जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा फ्रेम और टेक क्वेश्चन। फ्रेम क्वेश्चन का मतलब हो गया कि आपको आंसर दे रखा है, उसका क्वेश्चन आपको लिखना है। तो ध्यान रहे, आंसर जिस टेंस में है उसी टेंस में आपको क्वेश्चन बनाना है। अगर आंसर यस या नो से शुरू होता है तब आप क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरू करेंगे। अगर आंसर में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेकंड फॉर्म है तो आप डिड से शुरू करेंगे, और फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस है तो आप डू या डज से शुरू कर देंगे। टेक क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रखा है तो आप उसको नेगेटिव में टेक करेंगे, और अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में। ध्यान रहे, जब हम टेक करते हैं तो केवल हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट ही लिखना है। अगर पॉजिटिव में आंसर है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाकर सब्जेक्ट लिख दो, और अगर नेगेटिव में रेस्पॉन्स है तो आप उसका टेक पॉजिटिव में करेंगे, केवल हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लिखेंगे। ये हो गया आपका ग्रामर पोर्टिशन। अब बात करते हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी जो आपके टेक्स्ट बुक से संबंधित है। 11वां पर्सन आपके पास पैसेज आएगा, वो सीन होगा, आपने जो चैप्टर पढ़ रखे हैं उसी में से पूछा जाएगा।
इसमें 3% शुरुआत वाले तो अल्टरनेटिव होंगे जिसमें से आपको ऑप्शन चूज करना है, और 3% जिनका आपको आंसर देना है। फिर 12वां प्रश्न है जो आपको मतलब एनी 3 आउट ऑफ 4, 4 क्वेश्चन दे रखे होंगे जिनमें से 3 के आपको आंसर देने होते हैं। ध्यान रहे जितना पूछा है उतना ही लिखना है। 3 के आंसर पूछे तो 3 ही लिखना है, ऐसा नहीं है कि भाई आपको चारों आ रहे हैं तो आपने चारों ही कर दिए। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है, पहला जो आपका चैप्टर है लेटर टू गॉड, उसमें से 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला है वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे, पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसे क्यों भेजता है, और वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और लास्ट में वो गॉड शब्द से साइन क्यों करता है। इसका दूसरा क्वेश्चन ये बनता है वोट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब ओलावृष्टि बंद हो गई तो लेंचो की क्या फीलिंग हो गई थी। फिर एक चैप्टर है सेरमन एट बनारस, बनारस में जो गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे उससे संबंधित। इसके 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला है वाई डिड गौतमी नॉट गेट ओनली ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, गौतमी को मुट्ठी भर सरसों के बीज क्यों नहीं प्राप्त हुए, वो क्यों नहीं प्राप्त कर सकी, क्योंकि कोई भी ऐसा घर नहीं था जहाँ पर किसी ने किसी की मृत्यु ना हुई हो। और इसका दूसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनता है वो है वाई डज किस्सा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम, किस्सा गौतमी दूसरी बार क्या समझी, दैट शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम, ऐसा वो क्या समझी जो पहली बार समझने में वो असफल हो गई थी। वॉज द बुद्ध वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड, क्या बुद्ध यही उसको समझाना चाहते थे। फिर एक चैप्टर आपका बनता है मैडम राइड्स द बस, वल्ली नाम की एक लड़की है जो बस में सवारी करती है। इसके 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला है व्हाट वाज वल्लीज पास्ट टाइम, वल्ली का पास्ट टाइम क्या था, वो पास समय व्यतीत कैसे करती थी बस को देखकर। और दूसरा इंपॉर्टेंट बनता है कि व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, बस जर्नी के बारे में वल्ली ने क्या पता लगाया। हाउ डिड सी फाइंड आउट दीज डिटेल्स, और ये जानकारी उसने कैसे प्राप्त की। वही बात है, उसने बस के बारे में पता लगाया लोगों से सुनकर जो उस बस में यात्रा करते थे। फिर एक चैप्टर है मिसबिल द ओटर, उसके 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। वाई वाज द ओटर नेम्ड मैक्सवेल्स वाटर, जो ओटर था उद्बिला उसका नाम मैक्सवेल का ओटर क्यों रखा गया। और दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है वाई डज वल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट, वो सीट पर क्यों खड़ी हो जाती है जब जर्नी करती है तो। और वोट डज सी नाउ, जब वो खड़ी होकर बाहर का नज़ारा देखती है तो वो क्या देखती है, वो आसपास के हरे भरे खेत पहाड़ों को, फिर एक वो गाय जो अचानक सामने आ जाती है उसको। फिर 13वां जो प्रश्न है, 2 प्रश्न मिलेंगे आपको जिसमें से आपको एक आंसर देना है, एक आंसर देना है वो भी 80 शब्दों में। इसमें कैरेक्टर स्केच पूछा जाएगा, तो जो मेन हीरो है, जो आपकी दूसरी बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसमें से पूछे जाएंगे। तो 4 हीरो ऐसे हैं, हीरो मतलब जिसके संबंध में वो कहानी हो, उनका कैरेक्टर स्केच आपको याद कर लेना। वल्ली, एनी फ्रैंक जो वो डायरी लिखती है चैटरबॉक्स के नाम से, उसको टीचर चैटरबॉक्स कहकर संबोधित करता है। और ग्रिफिन जो एक लॉलेस पर्सन था, कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था, उसने वो रेयर एक्सपेरिमेंट कर लिया था, ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर दिया, उसके बारे में। और एक हरी सिंह जो चोर था, अनिल के पास रुकता है। ये जो 4 हीरो है इनके आपको कैरेक्टर स्केच याद करने हैं। 14 प्रश्न जो है वो फिक्स्ड है कि जो आपका प्रपोजल नामक ड्रामा है, प्रस्ताव लोमो चुबुको वाला, उससे संबंधित है। तो उसमें आपको इनसे मिलते जुलते जो प्रश्न है, एक तो उनकी लड़ाई का क्या कारण था, नतालिया जो चोबुकोव की बेटी है और लोमो, उन दोनों के बीच पहली लड़ाई किस वजह से होती है। तो पहली लड़ाई इनके बीच ऑक्सन मीडोज को लेकर होती है। और लास्ट में क्या घटना घटित होती है, उसको लोमो को हार्ट अटैक आ जाता है, नतालिया को पता चलता है कि ये मेरे से शादी करने के लिए आया है, शादी का प्रस्ताव लेकर आया है। तो ये घटना जो माजरा, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको याद करने हैं। फिर पोइम,
आपको 4 लाइन लिख रखी होगी, एक स्टेंजा दे रखा होगा, उस स्टेंजा को पढ़ना है और उसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं उनका आंसर आपको निकालना है। तो इम्पोर्टेंट पोएम बनती है एक तो द टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर का बाग, और बॉल पोएम। ये इम्पोर्टेंट बनती है 2 पोएम, ये आपको याद करनी है। फिर 16वां जो प्रश्न है उसमें आपको 2 प्रश्न का आंसर देना है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एक तो है, एक क्वेश्चन आया था आपके कि अलग अलग जो जंगली जानवर हैं उनको हम कैसे पहचानते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये बनता है, हाइना और क्रोकोडाइल दोनों में डिफरेंस क्या है। कविता में दोनों के बारे में क्या बता रखा है कि हाइना तो जब अपना शिकार करता है तो हंसते हुए करता है और क्रोकोडाइल रोते हुए करता है। फिर जो द ट्रीज़ नाम की पोएम है उसमें से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि इस कविता में पेड़ कहाँ थे, कहाँ है। अच्छा, उनकी जो जड़ें हैं, उनकी पत्तियां हैं, वो क्या करती है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन बनता है, वो इम्पोर्टेंट है। फिर एक पोएम है फॉर एनी ग्रेगरी, जिसमें क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट बनता है कि महिलाएं पुरुषों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या करती है। ये इम्पोर्टेंट है। एक आपको हर पोएम की थीम तो वैसे याद करनी है, लेकिन आइस एंड फायर और फॉग बॉल पोएम, ये 3 पोएम ऐसी है जिनकी तो आपको थीम मस्ट याद करनी है। फिर एक कैरेक्टर स्केच से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो उसमें आपको कैरेक्टर स्केच, एक तो ओसेबल मिडनाइट विजिटर वाले चैप्टर में से है, ओसेबल जो एक सीक्रेट एजेंट था, ओसेबल का और नूडल का कैरेक्टर स्केच याद करना है। एक वो जो नेकलेस वाला चैप्टर था जिसमें है कि भाई लाइजोल जो परिवार है, जो फैमिली है, उसका जीवन कैसे बदल गया उस नेकलेस की वजह से, ये प्रश्न याद करना है। और एक ये याद करना है कि एक वैज्ञानिक बनने के लिए व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, ये याद करना है। फिर 18वां जो प्रश्न है जिसमें से आपको एनी 2 करने हैं, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, एक तो भोली वाला कि भोली बैकवर्ड चाइल्ड क्यों रह गई थी, क्या कारण था कि वो पिछड़ी बच्चा बनकर रह गई। एक, किस वजह से होरेस डेनबी एक चोर बन गया, ये प्रश्न है। थीप स्टोरी का हरि सिंह ने, आपको पता हो तो, अलग अलग चेहरों के मनोभाव पता कर लिए थे कि जब गरीब को लूटा जाता है तो उसका मनोभाव क्या होता है, अमीर को लूटा जाता है तो क्या होता है, लालची को लूटा जाता है तो क्या होता है। लेकिन अनिल को जब पता चलेगा कि उसे लूट लिया गया तो उसके मनोभाव क्या होंगे, इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, वो इम्पोर्टेंट है। एक पहला जो चैप्टर है द ट्रिम्प ऑफ सर्जरी वाला, उसमें ये इम्पोर्टेंट बनता है कि जो मिस्टर हैरियट था वो ट्रिकी जो कुत्ता है उसको परमानेंट गेस्ट के रूप में क्यों रखना चाहता है, ये इम्पोर्टेंट बनते हैं। और 19वां जो क्वेश्चन है वो अल्टरनेटिव होगा, 3 प्रश्न होंगे, ऑप्शन दे रखे होंगे जिसमें से आपको सूटेबल ढूंढना होता है। तो इस तरह का आपका ईयरली एग्ज़ाम का पेपर होगा। क्वेश्चन यही होंगे मोस्टली। जैसे मान लीजिए 11वां जो प्रश्न है वो पैसेज का होगा, सीन पैसेज होगा तो सीन का ही होगा। फिर जैसे मान लीजिए 12वां प्रश्न है तो वो आपके फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक में से ही होंगे। 13वां प्रश्न जो है वो कैरेक्टर स्केच ही पूछा जाएगा और वो भी फुटप्रिंट विदाउट फीट वाली पोई में से, बुक में से। जो कहानियाँ हैं उनका मेन हीरो कौन है उसका कैरेक्टर स्केच आपको याद करना है। ओके, थैंक्स, जय हिंद।